क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप लड़ेंगे? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। 13 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां पर खड़ा है। अभी तक के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें से अधिकांश में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन कई में त्रिशंकु विधानसभा की भी आशंका जताई गई है। बीजेपी इस एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है। कह रही है कि जब 13 तारीख को ईवीएम खुलेंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी बनेगी सरकार। खैर, मतदान हो चुका है, बहुत कुछ अब बदलने वाला नहीं है। 13 को तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद जो उसका संदेश जाएगा उससे कहीं बड़ा बदलाव होने वाला है। कर्नाटक तो एक राज्य है जहां की आबादी 6.5 करोड़ है और मतदाता जो है वो 5.25 करोड़ के आसपास। देश बहुत बड़ा है, संदेश दूर तलक जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जो महत्वपूर्ण चुनाव होंगे उसमें 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव शामिल है, जिसमें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। वो चुनाव काफ़ी मायने रखेंगे। मायने तो ये भी रखेगा, यहीं से माहौल बनेगा। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश का दौरा कर रहे हैं और जा कर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और महत्वपूर्ण नेताओं से मिल रहे हैं। कहीं टका सा जवाब मिल रहा है और कहीं जो है उनको थोड़ा सुकून मिल रहा है कि कोई तो बात सुन रहा है। नवीन पटनायक के यहाँ से टका सा जवाब मिल गया, लेकिन जब वो आज मुंबई पहुँचे और वहाँ पहुँच करके शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से मिले तो सुकून महसूस किया, क्योंकि बातचीत अच्छी हुई। ये नेता भी काफ़ी परेशान है बीजेपी के कार्यप्रणाली से, खासतौर से उद्धव ठाकरे। सबसे बड़ा सवाल यह कि शरद पवार से मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो बातचीत हुई मीडिया से, उसमें ये बात तक आई कि क्या पवार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि इससे अच्छी बात और बड़ी बात क्या हो सकती है। जी, एक सवाल ये है कि आप शरद पवार साहब से मिलने आए हैं, क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप लड़ेंगे? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था। अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो ये सब यूपी का चेहरा होगा, चेयरमैन का चेहरा। अरे जो भी होगा वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा ना। अभी कुछ कहना तो ये उचित नहीं, तो सब बैठे आज खाली मिलकर काम करना। यहाँ तक हम सोचे चेहरा वेरा बाद में देखा, हमारा सबका चेहरा हमें मालूम है कि लोग चाहते हैं कि यही चेहरे का होने चाहिए। तो कहीं नीतीश कुमार की ये बात कांग्रेस को चुभेगी तो नहीं। शरद पवार इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देश के अनुभवी नेताओं में से वरिष्ठतम में आते हैं। उन्हें शासन प्रशासन चलाने का अच्छा अनुभव है और राजनीतिक दांव पेच का भी, यहां तक कि नीतीश कुमार से ज़्यादा, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो रही है और बहुत कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन जितनी ये बात सही है उतनी ही ये भी बात सही है कि शरद पवार कब कौन सा दांव चलेंगे ये उनके बगल में बैठने वालों को भी नहीं पता होता है। अभी देखा होगा आपने कि जब मोदी सरकार 3 मुद्दों पे घिर रही थी, मुद्दा तो एक ही था अडानी का, लेकिन जो और 2 बातें थी जिसको लेकर के वो असहज हो रही थी, उस पर खुल करके यदि कोई आया सामने तो वो शरद पवार ही थे कि अडानी मुद्दे पे जेपीसी की जरूरत नहीं है। जेपीसी की मांग किसने उठाई थी? कांग्रेस ने उठाई थी और उसके पीछे विपक्ष लामबंद हो रहा था। उन्होंने एक झटके में गुब्बारे की हवा निकाल दी। ठीक इसी तरीके से वीर सावरकर के मुद्दे पे जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रामक थे, आलोचना कर रहे थे, उसको लेकर के भी उन्हें सलाह दे डाली कि इससे बचिए। और इधर आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के मुहिम चलाए हुए थी, उसकी भी हवा उन्होंने निकाल दी थी।
इतना ही नहीं किए, ये शरद पवार ही है या उन जैसे नेता की ही हिम्मत हो सकती है जो बवाल के बीच गौतम अडानी से मिल लिए और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विपक्ष जो शोर मचा रहा था वो मौन साध गया, क्योंकि उसे शरद पवार की जरूरत है। कहने का गरज सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार मिले, प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनने पे खुशी जता दी। अकेले नीतीश कुमार को ये बात नहीं तय करनी है, बहुत कुछ उम्र भी मायने रखता है और स्ट्रेंथ भी मायने रखता है। किसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, किसके कितने एमपी आएंगे, इससे भी तय होता है, उम्र और अनुभव से भी तय होता है। लेकिन शरद पवार अगले ही पल कौन सी राजनीति करने वाले हैं, ये तो बगल में बैठने वाला भी नहीं जानता। तो अब देखने वाली बात है कि आज की जो मुलाकात हुई है, वो जो उनकी मुहिम चल रही है नीतीश की, उस मुहिम की अगली कड़ी में अब कौन, क्या ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात होती है, क्या केसीआर से फिर मुलाकात होती है, क्योंकि वहाँ पे केसीआर का जो आयोजन हुआ था उसमें तो नीतीश कुमार नहीं बुलाए गए थे। बहुत सारी विपक्षी एकता में आप कह सकते हैं कि दिक्कतें हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ये फार्मूला अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि यदि बीजेपी या एनडीए के एक कैंडिडेट के खिलाफ हम एक ही कैंडिडेट उतारते हैं तो विकल्प पेश कर सकते हैं और जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखना ये है कि ये जो गोलबंदी हो रही है और जितने नेता साथ आ रहे हैं वो दूर तलक चल पाते हैं या बीच में ही अपने अपने स्वार्थों की वजह से रुक जाते हैं। अभी तो शरद पवार से उनकी मुलाकात अच्छी रही और आज ही महाराष्ट्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उद्धव ठाकरे भी अंदर से खुश होंगे कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो माना कि यदि वो रिजाइन नहीं किए होते तो मुख्यमंत्री रह सकते थे। लेकिन अब आगे के गठबंधन के लिए 2024 की तैयारी के लिए सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, बहुत कुछ करना है होगा और बहुत ज़्यादा जो दल हैं खास तौर से कांग्रेस, उसे सेक्रीफाइस भी करना होगा। क्या वो इतना त्याग कर पाएंगे, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।